पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, आप जिसे कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंट। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके अंदर हम पढ़ चुके थे बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो टर्म्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की होती हैं, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की चीज़ें होती हैं उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था अकाउंट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर हेड के अंदर जिन चीज़ों को लिखा जाता है वो अकाउंट्स कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल का मतलब था कि वो अमाउंट जो प्रोपराइटर बिजनेस में लगाता है, प्रोपराइटर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अगर प्रोपराइटर कोई पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, तो उसे हमने पढ़ा था ड्राइंग्स कहते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी का मतलब था कि ऐसी कोई भी अमाउंट जो बिजनेस किसी दूसरे को दे किसी भी पर्पज से। वो दो टाइप की होती है, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी थी जो 1 साल के बाद में पे करनी होती है, जैसे कि लोन वगैरह के पैसे हो गए। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी थी जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जिन पैसों को आप किसी को पे करते थे वो करंट लाइबिलिटी थी। जैसे कि आप कोई उधार माल वगैरह लेते हो, उसके पैसे पे करने, या किसी लेबर का कोई पैसा रह गया वो देने, या कोई छोटे मोटे आउटस्टैंडिंग यानी बैंक से देने बाकी हैं, उन्हें हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था एसिड्स। एसिड्स में हमने पढ़ी थी, एसिड्स का मतलब था कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस की अपनी है, जिस पर उसका पूरा क्या होता है, हक होता है, जिसे वो बेच सकता है या इस्तेमाल कर सकता है, उसे हम एसिड्स बोलते हैं। ये भी दो टाइप की थी, एक तो नॉन करंट एसिड्स और एक करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स से मतलब था कि वो एसिड्स जिनका मकसद खरीदना तो होता है लेकिन बेचना नहीं होता, यानी आप उन एसिड्स को लेते तो हो लेकिन बेचते नहीं हो, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। करंट एसिड्स वो एसिड्स जिनका मकसद बेचना ही होता है और जल्दी से जल्दी उसे हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे गुड्स वगैरह, आप कोई माल खरीदते हो बेचने के पर्पज़ से। जबकि एसिड्स जो होती हैं, बिल्डिंग वगैरह होती है या मशीनरी होती है, आप उसे बेचने के पर्पज़ से नहीं लेते। इसी के अंदर हमने पढ़ा था करंट एसेट्स में एक फिक्स्ड एसेट्स और होती हैं जिनको हम टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों कहते हैं, यानी वो टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी, यानी दिखती भी है और टाइम टू टाइम वो ख़त्म भी हो जाती है, यानी कि दिखती भी नहीं है। जैसे कि कोल माइन, जब कोल माइन हमारे पास होती है तो अब वो हमें दिखती है तो टेंजिबल एसेट्स होती है, लेकिन टाइम टू टाइम वो हल्के हल्के ख़त्म हो जाती है, हम उसे क्या कह देते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। इन्हें हम फिक्स एसेट्स भी बोल देते हैं, यानी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट इसका हमने पढ़ा था इसके अंदर रिसीप्ट। रिसीप्ट का मतलब है आप कैपिटल से या रेवेन्यू से, यानी आप किसी भी पर्पज से जो भी पैसा रिसीव करते हैं आप उसे क्या बोलते हैं, रिसीप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या चीज़, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में पढ़ा था हमने जो भी खर्चे किसी भी पर्पज से हम कोई भी पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है, जो कैपिटल और रेवेन्यू कैटेगरी का होता है। आप डेफर्ड रेवेन्यू भी कह देते हैं इसे। कैपिटल से मतलब होता है कि अगर आप कोई एसेट्स वगैरह परचेज करने के लिए खर्चा करते हैं तो वो कैपिटल का होता है, क्योंकि हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। रेवेन्यू से मतलब अगर कोई गुड्स के लिए आप कोई खर्चा करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इसमें हमने पढ़े थे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे दो टाइप के थे, एक था प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस से मतलब था वो खर्चे जो आप पहले से ही एडवांस में दे देते हो, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो अभी देने बाकी हैं। प्रीपेड से मतलब है आपने कोई काम कराया, 10,000 रुपये आपके तय हो गए, आपने कहा भैया 2,000 रुपये एडवांस ले लो 8,000 रुपये काम होने के बाद, तो जो 2,000 रुपये आपने दिए वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से मतलब आपने 10,000 का काम कराया, आपने कहा भी ऐसा करो काम खत्म हो गया है, 9,000 रुपये रख लो, 1,000 रुपये मैं आपको कुछ दिनों के बाद दूंगा। अब कुछ दिन के बाद जो पैसे दिए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमने ये बातें पढ़ी थी। इसके बाद ही हम पढ़ रहे थे इनकम। इनकम इनकम एक तरह का प्रॉफिट होता है जो हम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इस लेते हैं, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हो, जो भी मुनाफा आप कमाते हो, वो रेवेन्यू के से हो और खर्चों के बीच का निचोड़, यानी कि आपने जो पैसे कमाए और उसमें से जो खर्चा आपका हो गया उसके बाद की जो चीज़ निकल कर आती है उसे हम इनकम बोलते हैं। आप कह सकते हो आपने 15,000 की कोई चीज़ बेची और 2,000 का उस पर खर्चा हो गया, तो 15,000 में से 2,000 खर्च होने के बाद यानी रेवेन्यू में से आपका एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो निकल कर आया अमाउंट वो आपका क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था इसके बाद हम प्रॉफिट। प्रॉफिट से मतलब होता है कि वो इनकम
जो बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू आती है, जबकि इनकम का मतलब था कि आपके पास किसी भी पर्पज से प्रॉफिट आया एक साल के अंदर। प्रॉफिट से मतलब है कि अगर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स अगर आपका जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के थ्रू ही जो पैसा आपके पास आता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। इनकम अलग हो गया, इनकम में आपके बिजनेस एक्टिविटी से भी और अदर सोर्सेज से भी, दोनों से पैसे जो आएंगे एक साल में, वो आपकी इनकम कहलाएगी। जबकि प्रॉफिट का मतलब है केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो उस बिजनेस से ही जो पैसा आ रहा है वो प्रॉफिट कहलाता है। यहाँ हमने पढ़ा था प्रॉफिट दो टाइप के हैं, एक तो है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब होता है कि जब आप कोई माल परचेज करते हो, आप कोई डायरेक्ट माल परचेज करते हो, सपोज कीजिए आपने 15,000 का माल परचेज करा, उस माल को आप कितने का बेचते हो, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई माल सपोज कीजिए 15,000 में परचेज करते हैं और उसे 20,000 में बेच देते हैं, तो बेचने पे जो 5,000 का डिफरेंस निकल कर आया वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। जबकि नेट प्रॉफिट से मतलब होता है कि ऊपर जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट में से अगर मेरा कोई खर्चा हुआ हो, यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 रुपये का आ गया, अब इस माल को बेचने पर मैंने किराया दुकान पे लिया, मेरे लेबर वगैरह का खर्चा जो आया वो 2,000 का आया, तो 5,000 में से 2,000 रुपये माइनस करने के बाद जो मेरे पास नेट अमाउंट बची मैं उसे नेट प्रॉफिट बोलता हूँ। ये मेरा नेट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से मतलब होता है कि वो अमाउंट जब हम कोई भी सेल करते हैं गुड्स की, या हम कोई सर्विसेज देते हैं, अगर कोई हम माल बेचें या हम कोई सर्विसेज दें, उसके बदले में जो भी अमाउंट हमारे पास आती है हम उसे बोलते हैं क्या चीज़, ट्रेड रिसीवेबल। यानी आप कह सकते हैं कि आपकी गुड्स वगैरह के थ्रू या आपकी सर्विसेज वगैरह के थ्रू आपका जो कस्टमर आपको पैसा प्रोवाइड करता है वो पैसा हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जो है हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं, यानी ट्रेड रिसीवेबल दो चीज़ों का टोटल होता है। इसमें टोटल होती है किस किस चीज़ की, एक तो डेप्टर्स की, एक बिल रिसीवेबल के। अब डेप्टर्स हमारा क्या होता है, डेप्टर्स का मतलब होता है कि वो आदमी जो हमें पैसे देगा, यानी कि वो आदमी जो अमाउंट देगा किसे, इंटरप्राइजेस को, जिस हमने उधार में माल बेचा है। यानी अगर आप क्रेडिट में किसी को सेल करते हैं या कुछ सर्विसेज देते हैं और वो आदमी आपको उस गुड्स के बदले में जो आपने माल बेचा है उसके बदले में वो आदमी आपको उधार के पैसे देता है, उस आदमी को हम क्या बोलते हैं, डेप्टर्स। यानी जिस आदमी को आपने उधार में माल बेचा है वो आदमी आपको सेल के बदले में या सर्विसेज के बदले में जो पैसा देगा, तो उस पैसे का नाम हम उस पैसे को हम एक पर्टिकुलर हेड में लिखते हैं जिस हेड का नाम होता है डेप्टर्स। अब डेप्टर्स किसी का नाम नहीं, डेप्टर्स एक पर्टिकुलर हेड है। उस हेड के अंदर लिस्ट होती है सभी आदमियों के नाम की अलग अलग, जैसे मोहन पे इतने पैसे हैं, सोहन पे इतने पैसे हैं, राम पे इतने, श्याम पे इतने, सभी के नाम। इन सभी नामों की लिस्ट को डेप्टर्स बोला जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आदमी होते हैं जिन्हें हम उधार में माल बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं, अगर उन पर हमारा कोई उधार का पैसा है तो उनकी जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट को डेप्टर्स बोलते हैं। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल से मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, हम एक्सेप्ट करते हैं डेप्टर से। कभी कभी क्या होता है कि हम डेप्टर से कुछ टाइम के बाद पैसे लेते हैं, तो वो चीज़ तो डेप्टर्स हो गई, लेकिन अगर हम उन डेप्टर से ये बात लिखवा लेते हैं कि भाई आप हमें पैसे कितने दिन के बाद दोगे, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, एक स्पेसिफिक डेट हम उनसे तय कर लेते हैं, उस स्पेसिफिक डेट पर ही हम क्या लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो इस स्पेसिफिक के लिए हम उनसे रिटर्न में एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जिस एग्रीमेंट का नाम क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। हम उस एग्रीमेंट की डेट पर ही, बल्कि उस डेट की भी 3 दिन छोड़ने के बाद हम पैसे लेते हैं, और वो 3 दिन जो होते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। यानी आप ये कह सकते हैं कि बिल रिसीवेबल से मतलब हो गया कि हम उधार का माल तो बेचते हैं, लेकिन वो माल जो होता है किस पर होता है, कंडीशन में। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं मैं 2 महीने के उधार पर, 3 महीने के उधार पर या 4 महीने के उधार पर माल बेचते हैं, तो वो पैसे उतने महीने बाद ही लेते हैं। जबकि एक आदमी क्या होता है, आपने उधार में माल बेचा, उसका पैसा कभी भी आ जाएगा, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, कोई चीज़ तय नहीं करिए, तो वो क्या हो गया, एक तरह का डेप्टर्स हैं दोनों ही। क्या चीज़, एक तरह के डेप्टर्स। बस डेप्टर्स में फ़र्क इतना है कि उधार का माल हम जिन्हें बेचते हैं वो पैसे देते हैं कभी भी, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इसे हम डेप्टर्स बोलते हैं। लेकिन उसी उधार के माल वाले को अगर हम डेप्टर से रिटर्न में एग्रीमेंट करा लेते हैं और वो स्पेसिफिक एक डेट पर, पर्टिकुलर डेट पर पैसा देता है, तो इसे बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल।
इस तरह से डेप्टर्स और बिल रिसीवेबल दोनों मिलाने के बाद हमारी क्या चीज़ कहलाती है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से शेड्यूल थर्ड कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ आती हैं, उधार के माल, यानी हम रिकॉर्ड में रखते हैं डेप्टर्स में और ट्रेड रिसीवेबल में। नेक्स्ट हमारा नाम आ गया ट्रेड पेबल। अब जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा, इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल जस्ट इसका क्या हो जाता है, उल्टा। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हम उधार माल बेचते हैं। अब जब हम किसी को माल बेच सकते हैं तो हम खरीद भी सकते हैं इसी कंडीशन पर। अगर कोई अमाउंट हम पे करते हैं जो हमने परचेज करा है गुड्स, या हमने कोई सर्विसेज ली हैं, उसके बदले में अगर हमारा बिजनेस किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे आदमी को, या किसी दूसरी इंटरप्राइजेस को कोई भी अमाउंट या देता है गुड्स के बदले में या सर्विसेज के बदले में, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ट्रेड पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में हम माल सेल्स करते थे, यहाँ हम क्या करते हैं, माल परचेज। जबकि ट्रेड रिसीवेबल में हम क्या करते थे, माल सेल। यहाँ पर सोल्ड करते थे हम गुड्स का, और यहाँ पर हम माल का क्या करते हैं, कहाँ गया साहब, परचेज। ठीक है ना। इसके अंदर भी दो कंडीशन हो गई सेम, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल वो आदमी हो गए जो टोटल क्रेडिटर्स होते हैं। ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों के दोनं हो गए। क्रेडिटर्स से मीनिंग जैसे भी हमने पढ़ा, जैसे डेप्टर्स होता है, डेप्टर्स के अंदर तो वो आदमी हमें पैसे देते हैं, जबकि क्रेडिटर्स का मतलब वो हो गया कि वो आदमी जिन्होंने परचेज तो करा था गुड्स या सर्विसेज ली थी, वो यानी कि हम किसी दूसरे बंदे को या इंटरप्राइजेस को हम पैसे देते हैं। या सपोज कीजिए मैंने जो है माल परचेज करा मोहन लिमिटेड से या सोहन लिमिटेड से या किसी भी आदमी से मैंने माल परचेज करा उधार में। अब मैं जो उन्हें पैसे दूंगा तो मैं उनका क्रेडिटर्स कहलाऊंगा। अगर मैं किसी को माल बेचूंगा वो मुझे पैसे देगा तो वो मेरा डेप्टर्स कहलाएगा। इसी तरह क्रेडिटर्स का मतलब हो गया कि इंटरप्राइजेस जिस आदमी से माल परचेज कर रही है उधार के अंदर, उसे जो पैसे दे रही है वो पैसा किस नाम से कहलाया जाएगा, क्रेडिटर्स के नाम से। इसी तरह बिल पेबल हो गया। बिल पेबल के अंदर वो आदमी मुझसे लिखवा सकता है भाई आप कितने दिन के बाद पेमेंट करोगे, मैं स्पेसिफिक डेट कहता हूँ, मैं कभी मैं आपके 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो मैं जो 2 महीने के बाद पेमेंट करूँगा वो उससे रिटर्न में लिखवा लेंगे। जब मैं रिटर्न में लिख के दे दूँगा तो 2 महीने के बाद प्लस 3 दिन और जुड़ जाते हैं उसमें गिरेस के, वो मेरे पास उस लेटर को लेकर भेजते हैं, यानी उस एग्रीमेंट को भेजते हैं और मैं उनकी पेमेंट कर देता हूँ। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है स्पेसिफिक डेट का, हम उसे क्या बोलते हैं, बिल पेबल, जिसमें पेमेंट मैं करूँगा। अब हमारे पास ट्रेड पेबल में अमाउंट क्या क्या चाहिए आ गई, ट्रेड पेबल में आ गया हमारा क्रेडिटर्स और बिल पेबल। इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारी क्या चीज़ आ गई, ट्रेड रिसीवेबल में डेप्टर्स और बिल रिसीवेबल। अब एक बार दोबारा देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब सेल करी जाती है, यानी आप क्या करते हो, आप सेल करते हो किस चीज़ की, गुड्स की, उधार के अंदर। ये ध्यान रखना होता है कि उधार के अंदर हम माल बेचते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। जबकि ट्रेड पेबल में हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का, वो भी उधार के अंदर। दोनों चीज़ें हैं उधार की। ट्रेड रिसीवेबल भी उधार में है, ट्रेड पेबल भी उधार में है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हम माल बेचते हैं, जिन आदमियों को माल बेचते हैं वो आदमी मुझे पैसे देते हैं तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, डेप्टर्स। और अगर मैं कोई एग्रीमेंट करा लेता हूँ एक्सचेंज का तो वो कहलाता है बिल रिसीवेबल। इसी तरह ट्रेड पेबल में जब मैं कोई माल परचेज करता हूँ तो मैं क्या कहलाता हूँ, क्रेडिटर्स। और मैं अगर कोई एग्रीमेंट लिख के देता हूँ तो वो चीज़ क्या कहलाता है, बिल पेबल। तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल के अंदर नाम क्या आ गया, डेप्टर्स, और नाम क्या आ गया, बिल रिसीवेबल। ठीक है जी। एक स्पेसिफिक डेट पर आप एक्सेप्ट करते हैं अमाउंट। जबकि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ट्रेड पेबल और क्या आ गया, क्रेडिटर्स, है ना, यानी क्रेडिटर्स और बिल पेबल। क्रेडिटर्स और बिल पेबल आपकी आ जाती हैं, दोनों की दोनों चीज़ें। इस तरह से हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड पेबल कहलाता है। अब ट्रेड रिसीवेबल जो होता है, ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट्स कहलाती है। एसेट्स क्यों कहलाती है, क्योंकि उन आदमियों से हम पैसे लेंगे और जिससे हम पैसे लेते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, एसेट्स। तो हमारे दोनों के दोनों आइटम डेप्टर्स और बिल रिसीवेबल, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एसेट्स, जिन्हें हम अंडर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर रखते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड पेबल मेरी क्या कहलाएंगी, लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है, मैं पैसे पे करूँगा। ये क्रेडिटर्स और बिल पेबल के थ्रू होगी, यानी क्रेडिटर्स भी और बिल पेबल भी, ये दोनों आपके क्या हो गए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से मीनिंग हमने पढ़ा
वो अमाउंट जो मुझे किसी को पे करनी है। इसके अंदर दो चीज़ आ गई, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। क्रेडिटर्स बिल पेबल दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, ट्रेड पेबल। हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर में कि एसेट्स का मीनिंग क्या होता है। एसेट्स का मीनिंग होता है कि वो अमाउंट जो मेरे पास आएगी किसी भी सोर्सेज से, यानी किसी भी तरीके से अगर मेरे पास पैसा आएगा, कोई मैं माल बेचता हूँ, कोई मैं सर्विसेज वगैरह देता हूँ, या किसी भी तरीके से मेरे पास जो अमाउंट आएगी, जो मेरी बिजनेस की अपनी अमाउंट है, वो एसेट्स कहलाएगी। तो डेप्टर से मीनिंग क्या हो गया, मैंने उधार माल बेचा, जब मैं उधार माल बेचूंगा तो वो पैसे मेरे पास आएंगे। अब वो चाहे कुछ दिन के बाद आ जाए, ये कि स्पेसिफिक डेट पर आ जाए, तो अमाउंट तो मेरे बिजनेस में आनी है। जब अमाउंट बिजनेस में आनी है तो ये चीज़ क्या कहलाएंगी, दोनों मिलाकर एसेट्स। इसी तरह मैं जब किसी को माल परचेज, किसी आदमी से माल परचेज करूंगा उधार में, जब मैं माल परचेज करूंगा तो मैं उसे पैसे पे करूंगा, या तो कुछ दिन के बाद दे दूँ यानी कि क्रेडिटर्स में, या फिर मैं किस स्पेसिफिक डेट पे दे दूँ यानी कि एक लिमिटेड टाइम के बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो वो चीज़ क्या होगी, मेरी बिल पे भी। इस तरह से ये दोनों चीज़ हमारे क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। और बिल पेबल ट्रेड पेबल कहलाएंगे। आप इसे क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। तो इससे पता चला कि ट्रेड रिसीवेबल हमारे एसेट्स हैं और ट्रेड पेबल हमारे क्या हैं, लाइबिलिटीज़ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है, आप जानती हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर पे जो हमारे अटैचमेंट वैल्यू होती है, यानी जो लिखा हुई कीमत होती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट। ये अमाउंट होती है जिसमें एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, या एट्रीब्यूट होते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर जो, और या एक्टिविटी के ऊपर, यानी जो भी आपकी कोई चीज़ है वो कितने रुपए की है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। वाउचर। वाउचर एक तरह का एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि सपोज कीजिए आपके पास एक सबूत होता है कि आपने भी ये चीज़ करी है। जैसे कि कैश मेमो, जब आप कोई माल खरीदते हैं तो आप उनसे क्या लेते हैं कि भी मुझे बिल दे दीजिए, तो बिल आपके पास क्या है, एविडेंस, हम इसे क्या बोलते हैं, वाउचर। या फिर आप नकद में कोई माल लेते हैं तो आप कहते हैं मुझे कैश का बिल काट के दे दो, उसे हम कैश बिल कहते हैं। अगर आप उधार में कोई माल लेते हैं तो आपके नाम का एक बिल काट के देते हैं, उसे उसे बिल रिसिप्ट बोलते हैं। इसी तरह डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होते हैं। जब कोई माल वापसी होता है या कोई माल जो ना किसी को हम देते हैं तो उसके अंदर हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट लेते हैं। इसके ऊपर हम चैप्टर पर में आगे डिटेल पढ़ेंगे। कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट कोई भी, वो कितने रुपए का, कितने रुपए की चीज़ है, वो कॉस्ट हो गया। वाउचर से मतलब हो गया आपका क्या चीज़, कि एक एविडेंस कि आपके ऊपर पास ये रिसीप्ट है या ये चीज़ है, इसे हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोल देते हैं।